हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुराधा हियर। होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। बात कर रहे थे हम लोग सीटेट की, जिसमें हम लोग ईवीएस की समरी डिस्कस कर रहे थे। सॉरी, ईवीएस के लिए एनसीईआरटी की समरी डिस्कस कर रहे थे। क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की, यानी पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी जो आती है, छोटे बच्चों की एनसीईआरटी क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की, उसी की समरी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारी आज दूसरी क्लास है। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, मतलब अलग अलग जगहों पर हमारे देश में जो अलग अलग स्टेट है, वहाँ की जलवायु अलग अलग है। उसी प्रकार से वहाँ पे मतलब बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उसी तरह के जैसे रास्ते होते हैं वहाँ, उसी तरह के क्या कहते हैं, गाड़ियाँ या फिर रास्ते यूज़ करते हैं जाने के लिए। गोइंग टू स्कूल चैप्टर का नाम है, एक क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी में है। पहला पॉइंट है हमारा बम्बू ब्रिज। असम में जो है कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे लंबे लंबे बांसों के लंबे लंबे पुल बने रहते हैं, जिस पे बच्चे चढ़ के जाते हैं। और ट्रॉली जो है वो लद्दाख में यूज़ की जाती है, क्योंकि लद्दाख में बहुत चौड़े चौड़े और गहरे गहरी नदियाँ होती हैं और वहाँ पे बर्फ़ पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे ट्रॉली का यूज़ किया जाता है, जिसको लकड़ी से बनाया जाता है ट्रॉली को। सीमेंट ब्रिज प्लेन एरिया में यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, तो कभी ना कभी तो सीमेंट ब्रिज से गए ही होंगे और देखा ही होगा। सीमेंट ब्रिज सबने देखा होगा। सीमेंट ब्रिज प्लेन एरिया में यूज़ होते हैं, मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। ये सीमेंट के बने होते हैं, ईंटों और लोहे के सरिये के बने होते हैं। वेलम इन सम पार्ट्स ऑफ केरला स्मॉल वुडन बोट। वेलम एक छोटा सा लकड़ी का बोट बनाया जाता है, जो कि केरला में यूज़ किया जाता है, सारी जगहों पे नहीं, कुछ पार्ट्स में केरला के। कैमल कार्ट यूज्ड इन राजस्थान। राजस्थान में ऊँट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे कैमल कार्ट यूज़ होता है। बुलक कार्ट यूज्ड इन विलेजेस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स एरिया में सीमेंट के ब्रिज भी पाए जाते हैं और बुलक कार्ट भी प्लेन एरिया में ही यूज़ होते हैं। पहले के ज़माने में यूज़ होते थे। बुलक कार्ट अब कहाँ देखने को मिलते ही हैं, लेकिन गांव एरिया में कहीं कहीं देखने को मिल भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब ख़त्म ही हो गए हैं। मूविंग ऑन द स्नो नॉर्दर्न हिल्स बाय होल्डिंग हैंड एंड वॉकिंग केयरफुल्ली। जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे मनाली वाले एरिया में या फिर लद्दाख वाले रीजन में, वहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं, तो उन पे बर्फ़ पड़े रहते हैं, तो बच्चे हाथों में हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ केयरफुल्ली पढ़ने जाते हैं, वॉक करते हैं। रॉकी पाथ्स इन उत्तराखंड में सबको पता है हिली एरिया है, तो वहाँ पे पहाड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं और उसी के बीच में से जाना रहता है। रॉकी पाथ वहाँ पे पाया जाता है। अगला हमारा चैप्टर है ईयर टू ईयर। अ बर्ड हैज़ टीनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। चिड़िया के पास जैसे हम लोग के कान बाहर निकले होते हैं, लेकिन चिड़िया के पास कान की जगह पे उसके दोनों साइड में होल्स होते हैं, छोटे छोटे। ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, जिसको रिसर्च करनी है वो जाके चिड़ियों को पकड़ के उनके कान में देखे। वैसे फेदर्स से ढके रहते हैं वो जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फेदर। वही अगला पॉइंट ये है। एंड दे हेल्प द बर्ड्स टू हियर। इनके जो कान होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, फेदर्स से इनके ढके रहते हैं। और हम लोग के भी कान से क्या ही करते हैं, सुनते हैं, वो लोग भी कान से सुनते होंगे आवाज़ें। और इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टिनी होल्स ऑन लिजार्ड्स आल्सो। जो छिपकलियाँ होती हैं उनके भी अगर ध्यान से देखेंगे तो उनके भी कानों के पास जहाँ पे कान होता है वहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। देयर आर इट्स ईयर टू। दीज आर इट्स ईयर टू। ये उनके कान होते हैं, जो होल्स दिखते हैं हमको छोटे छोटे, वो उनके कान होते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस। माना जाता है कि जो क्रोकोडाइल होती है वो भी छिपकलियों की एक तरह से कह सकते हैं, बहुत बड़ी सी छिपकली है, तो उनके भी छिपकलियों की तरह ही कान होते हैं। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू हेयर्स ऑन दियर स्किन। जैसे अलग अलग एनिमल्स पे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स पाए जाते हैं। जैसे टाइगर पे लाइंस होती हैं, जिराफ पे भी जैसे होती है, तो वो उनके हेयर्स के अलग अलग पैटर्न्स के कारण होती है। अलग अलग कलर के बीच में ब्लैक कलर, जैसे जिराफ में बीच में ब्लैक कलर वाइट कलर से
श्वेत श्याम टाइप का उनका बाल रहता है, तो वैसे उनके शरीर पर पैटर्न भी बन जाता है। Those animals whose ears you can see have hair on their body. They give birth to the young ones. ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और वो बच्चे पैदा करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग को ही देख लें, उनके कान बाहर दिखाई देते हैं तो वो उनके बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, जैसे छिपकलियों को ही देख लेते हैं, उनके कान बाहर लटकते दिखाई नहीं देते, बस एक केवल छेद होता है, तो उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं, हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एलिफेंट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको स्टेटमेंट टाइप से देकर पूछा जाता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एलिफेंट के बारे में सही है, कौन सा गलत है, चूज़ करना रहता है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 1000 kgs ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। एक जो नॉर्मल हाथी होता है वो लगभग एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ और ट्विग्स, टहनियाँ वगैरह खा लेता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours इन ए डे। जो हाथी होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, केवल लगभग 2 से 4 घंटे ही एक दिन में सोते हैं। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। उनको मिट्टी में और पानी में खेलने में, कीचड़ में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो कीचड़ होता है जब उनके बॉडी पर लगता है तो उनकी स्किन को कूल रखता है, मतलब उनके बॉडी को ठंडक प्रदान करता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन। उनके जो लंबे लंबे कान होते हैं वो उसको फड़फड़ाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं ताकि उनके शरीर को ठंडक मिलती रहे। दे फ्लैप दियर ईयर्स टू कीप देमसेल्फ कूल। बेबी एलिफेंट वेट्स अप टू 200 kgs। जो छोटे हाथी होते हैं, मतलब जो बच्चे हाथी होते हैं कह सकते हैं, वो लगभग 200 किलो के होते हैं। जब वो छोटे रहते हैं, तो बड़े होते हैं तो और ज़्यादा उनके वेट बढ़ जाती है। ये बच्चे बेबी एलिफेंट की बात हो रही है। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। जो मतलब हाथियों का अपना झुंड रहता है, वो अलग अलग झुंड बना के चलते हैं, तो उनके झुंड में केवल फीमेल हाथीज़ होती हैं और बच्चे जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं वही बस पाए जाते हैं, मेल एलिफेंट्स नहीं पाए जाते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है वो उनके ग्रुप की लीडर होती है, मतलब उनके हर्ड को डिक्टेट करती है, उनके हर्ड को कंट्रोल करती है। वो जहाँ कहती है, जिधर कहती है उधर ही सब चलते हैं। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। इनका जो एक हर्ड का ग्रुप होता है उसमें से लगभग 10 से 12 एलिफेंट होती हैं फीमेल एलिफेंट, और जो छोटे बेबी एलिफेंट्स रहते हैं वो सब रहते हैं। अगला देखते हैं एलिफेंट्स के बारे में क्या पॉइंट है। मेल एलिफेंट्स लिव इन हर्ड टिल दे आर 14 to 15 years old, देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। जो मेल हाथी होते हैं कह सकते हैं कि जब तक वो बेबी ही रहते हैं, बेबी एलिफेंट रहते हैं, तभी तक वो उस हर्ड में रह सकते हैं। जैसे ही वो 14 से 15 साल के होते हैं उनको हर्ड छोड़ के जाना रहता है। एलिफेंट्स हेल्प्स ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, दे ज्वाइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू दियर यंग वन। जो एलिफेंट के हर्ड का उनका जो ग्रुप होता है वो एक दूसरे की परेशानियों में उनकी मदद करते हैं, और जब उनके जो बेबी एलिफेंट होते हैं कहीं फंस जाते हैं किसी जानवर के चंगुल में या फिर कहीं और, तो सब मिलकर बचाते हैं, उसकी मदद करते हैं। ये तो एलिफेंट के बारे में पॉइंट था, सब अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है, और पूछता है, कई बार ही पूछा है स्टेटमेंट देकर। एरगट इज सिटिंग ऑन द बफेलोज टू ईट इंसेक्ट्स दैट आर स्टिकिंग टू द बफेलोज स्किन। जो एरगट एक पक्षी होता है, वो जब देखे तो अब कहाँ हम लोग देख ही पाते हैं, लेकिन सर्च करके अगर देखेंगे गूगल पे तो ऐसे दिखाता है एरगट एक पक्षी होता है जो भैंस की पीठ पर बैठे रहते हैं, क्योंकि उस पर भैंस की पीठ पर जो छोटे छोटे कीड़े लगे रहते हैं उनको खाते हैं ये। अरे म्यूचुअलिज्म टाइप का जीवन बिताते हैं, मतलब ना इससे भैंस को कोई नुकसान होता है ना चिड़िया को, उनको अपना खाना मिल जाता है चिड़िया को,
और भैंस के शरीर से कीड़े हट जाते हैं, तो दोनों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता किसी को। अगला पॉइंट देखिए, खिजड़ी विलेज इज़ इन राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खिजड़ी विलेज राजस्थान में है और इस खेजड़ाली विलेज, इसको खेजाड़ली विलेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक फेमस ट्री पाया जाता है, खेजड़ी ट्री फाउंड हियर, सो नेम्ड एट खेजाड़ली विलेज। इसी कारण इसको खेजाड़ली विलेज कहते हैं। और पीपल ऑफ दिस एरिया आर कॉल्ड बिश्नोईज। और जो खिजाड़ी विलेज में जो लोग पाए जाते हैं उनको बिश्नोईज कहते हैं। ये बिश्नोईज क्या कहते हैं कि इनका कहना है कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। इनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, याद सबको पता है, अमृता देवी बिश्नोई जो थी वो पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपट गए थे। वहाँ के लोग बहुत सारे पेड़ों को बचाए थे। तो ये पेड़ों को एज अ भगवान टाइप मानते हैं कि अगर पेड़ रहेंगे तभी हम रहेंगे। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। जो खेजड़ी ट्री होती है वो केवल डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, मतलब राजस्थान इलाके में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ मेनली डेजर्ट पाया जाता है और क्योंकि इनको उगने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका जो इस खेजड़ी पेड़ की जो छाल होती है उससे दवाई बनाई जाती है। पीपल कुक ईट्स इट्स फ्रूट्स। जो लोग वहाँ के होते हैं खेजड़ी विलेज के, वो लोग इसको पकाते हैं और इसके बीजों को, इसके फलों को पका कर खाते हैं। उसको बीन्स कहते हैं, इनके जो बीज होते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। एनिमल इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजाड़ी। कहा जाता है कि जो ये खेजाड़ी ट्री होता है इसकी लकड़ियों को कीड़े नहीं खाते हैं और यहाँ के जो आसपास के एनिमल होते हैं वो इस खेजाड़ी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। मतलब खेजाड़ी ट्री अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है वहाँ के एरिया के लोगों के लिए। बोचाचा विलेज इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। बोचाचा विलेज है एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में। गर्ल स्टार प्रोजेक्ट टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ गर्ल्स। जो गर्ल स्टार प्रोजेक्ट है वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़कियां होती हैं जो अपने एरिया में बहुत अच्छा काम करती हैं उनके बारे में इसमें आर्टिकल निकलता है। अगला पॉइंट है RTE एक्ट 2009। दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द ईच चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स। जो RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया था उसमें कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। अब हनी बीज के बारे में, इसमें भी ऐसे स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछता है हनी बीज के बारे में। हनी बीज लेज दियर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो हनी बीज होते हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने में अंडे देते हैं। एवरी बीहाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग। हर मतलब जो उनका मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है और वही अंडे देती है। बाकी सब वर्कर बीज होती हैं और मेल्स जो होते हैं वो, मेल्स का जनरली कोई काम नहीं होता, वो केवल फीमेल के साथ कॉपुलेशन करते हैं, उनके साथ मैटिंग करते हैं। बाकी वर्कर बीज वो खाना इकट्ठा करती हैं, रखवाली करती हैं, साफ़ सफाई का काम जो भी काम होता है सारा वर्कर बीज करती हैं और क्वीन भी केवल अंडे देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन दियर हाइव। उनके मधुमक्खियों के छत्ते में केवल कुछ ही मेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। बताया मैंने ज़्यादा से तर वर्कर बीज ही उनके हाइव में होती हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे। और ये जो वर्कर बीज होती हैं पूरे दिन भर काम करती रहती हैं। वो छत्ते बनाती हैं और जो बेबी बीज होती हैं उनकी देखभाल करती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ हनी फॉर हनी सॉरी। ये जो मतलब वर्कर बीज होती हैं वो बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना कलेक्ट करती हैं, सारा काम मतलब वही करती हैं। वर्कर नाम ही है उनका, तो वर्कर की तरह वो काम करती हैं। क्वीन बीज अंडे देती है और मेल बीज जो होते हैं वो बस आराम करते हैं और कॉपुलेशन करते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। आंट जो होती हैं चींटियाँ, वो भी इन्हीं की तरह हनी बीज की तरह ही ग्रुप में रहती हैं। द क्वीन आंट लेज
द एग्स द सोल्जर ant look after them and the guard ant nest worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest। जो मतलब क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है, और जो सोल्जर आंट होती है वो उनके जो कह सकते हैं उनका जो घर होता है, उनकी जो बिल होती है उसकी रखवाली करती है। और जो वर्कर आंट्स होती हैं वो फूड लेकर आती हैं और साफ़ सफाई का काम, देखभाल का काम सब वही करती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इस बार नया क्वेश्चन जोड़ा है, पूछा था। टर्माइट्स एंड वेस्प आर आल्सो लिव लाइक दिस। टर्माइट्स और वेस्प भी ग्रुप में रहते हैं, वो भी अपना एक झुंड बना के रहते हैं। जैसे चींटियाँ हमेशा ग्रुप में चलती हैं, वैसे ही टर्माइट्स और वेस्प भी रहते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्या है अगला पॉइंट। गांधीधाम इज़ इन कच्छ गुजरात। गांधीधाम नाम से ही गांधी जी का नाम आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि ये गुजरात में है, कच्छ वाले रीजन में गुजरात में है। इन गुजरात ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई यहाँ की एक फेमस डिश है। जब वहाँ पे कोई गया होगा तो पता होगा उसको, ट्रेन वगैरह से जब सफ़र करते तो वहाँ पे ढोकला विद चटनी, लेमन राइस और मिठाई मिलती है। वलसाड अहमदाबाद आर आल्सो इन गुजरात। वलसाड एक रीजन है गुजरात में, वलसाड अलग रीजन है और ये अहमदाबाद, ये दोनों भी गुजरात में ही हैं। कोझिकोडे इज़ इन केरला। कोझिकोडे एक गांव है, वो केरला में है। और मडगांव इज़ इन गोवा। मडगांव गोवा में है, कोझिकोडे केरला में, और वलसाड अहमदाबाद ये दोनों गुजरात में हैं, और गांधीधाम भी गुजरात में है। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। जब हम गोवा से केरला जाते हैं तो रास्ते में पूरे 2000 ब्रिज और 92 टनल्स पड़ते हैं। उडुपी स्टेशन इज़ इन केरला। उडुपी स्टेशन है एक, केरला में है वो। कट्टायम इज़ इन कर्नाटक। कट्टायम एक जगह है, एक गांव या टाउन कह सकते हैं, वो केरला में है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, वलीअम्मा। वलीअम्मा मदर्स एल्डर सिस्टर इन मलयालम। ये इस बार नया क्वेश्चन पूछा था, इस बार के सीटेट के पेपर में यही क्वेश्चन ही पूछा था कि वलीअम्मा माँ की बड़ी बहन को, यानी वलीअम्मा किस लैंग्वेज में कहते हैं। माँ की बड़ी बहन को वलीअम्मा किस लैंग्वेज में कहते हैं, यही पूछा था क्वेश्चन। आंसर था मलयालम। माँ की बड़ी बहन को वलीअम्मा कहते हैं और माँ की माँ को यानी नानी को अम्मूमा कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, कौन कौन से लैंग्वेज और कहाँ कहाँ पे बोले जाते हैं। मलयालम। मलयालम जो है वो जनरली केरला में बोला जाता है, और कोंकणी लैंग्वेज जो है वो कर्नाटका रीजन में बोला जाता है, महाराष्ट्र रीजन में, गोवा रीजन में, और केरला के कुछ पार्ट में कोंकणी भी बोला जाता है। वैसे केरला में मलयालम जनरली बोला जाता है, लेकिन कुछ पार्ट्स में कोंकणी भी बोला जाता है। मराठी कहाँ पे, मराठी मेनली महाराष्ट्र में बोला जाता है, गोवा में भी, दमन दीव, दादर और नागर हवेली, इन जगहों पर मराठी बोला जाता है। गुजराती बेसिकली गुजरात में बस बोला जाता है गुजराती, और कन्नड़ जो है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र इतनी जगहों पे बोला जाता है। महाराष्ट्र के कुछ रीजन में, कर्नाटक के कुछ रीजन में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कन्नड़ बोला जाता है। आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन में बोला जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जनरली तेलुगु बोला जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है, फेरी इज़ यूज टू क्रॉस वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ केरला। फेरी एक टाइप का बोट होता है जिसको केरला के कुछ पार्ट्स में नदियों को क्रॉस करने के लिए यूज़ होता है। नागरकोइल इज़ आल्सो इन केरला। नागरकोइल एक जगह है जो कि केरला में है। अब रेलवे टिकट्स पर कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, देखते वो क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। रेलवे टिकट्स पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें से कुछ पॉइंट दे देगा, कुछ अलग दे देगा, ये होती हैं कि नहीं होती हैं, यही पूछता है। रेलवे टिकट्स पर पहली बात ट्रेन नंबर लिखा रहता है उस पर, और किस दिन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन की डेट लिखी रहती है, बर्थ और कोच नंबर लिखा रहता है, और फेयर लिखा रहता है। फेयर यानी कि जो किराया लगा है, द कॉस्ट ऑफ टिकट, वो लिखा रहता है, और द डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक कितनी दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, कितनी दूरी ट्रेवल करनी है, वो सब लिखा रहता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है कि मैक्सिमम एज फॉर मैरिज
ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इज़ 18 एंड फॉर बॉयज़ इज़ 21। ये तो सबको पता है कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल है और लड़कों के लिए 21 साल। अगला हमारा पॉइंट है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। इनके बारे में भी स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है। तो आपने कभी न्यूज़पेपर में इनके बारे में पढ़ा होगा। कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। ये बहुत फेमस है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। जब वो 12 साल की ही थी तभी से उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और अब वो नाउ सी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम। अब तक वो 130 किलोग्राम का वेट उठा सकती हैं। और कर्णम हैज़ वन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। इन्होंने इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय इवेंट जो भी होते हैं उनमें लगभग 29 मेडल जीत चुकी हैं ये वेट लिफ्टिंग में। और उनकी 4 और बहनें हैं जो कि इनके साथ ही वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। तो हमने आज बहुत सारे पॉइंट देखे। इनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बहुत बार पूछा है। वैसे तो सारे पॉइंट्स बहुत बार पूछे। अब तो पूरे महीने तक सीटेट का पेपर चलता रहता है। पूरे महीने समझ लो कि 30 दिन पेपर हुए तो 30 टाइप्स के पेपर मिलते हैं। और इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से, इन्हीं में से बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स लगभग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में इसके आगे करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को प्लीज़। थैंक यू सो मच।